हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 1.0 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड which varies as P is equal to 100 T Tesla. If the resistance of the loop is 100 ohm, then the average thermal energy dissipated in the loop in one period is इन जूल। आपको आंसर चाहिए तो यहाँ पर आपको सिंपल दिया हुआ है कि एक सर्कुलर लूप है जिसका एरिया दे दिया गया है और वो कैसा रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वेरिएबल है। यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये पूछा गया है जो हमारी थर्मल एनर्जी डिसिपेट होगी किसमें, वन पीरियड में। तो ये वन पीरियड है, क्या है इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड दी है दैट इज बी इज इक्वल टू साइन 100t। अच्छा, अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी b इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, अगर हम पीरियड के बारे में बात करें और यहाँ पर वन पीरियड लिखा है, पहले हम पीरियड के बारे में बात करें तो पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ओके, और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, ओमेगा की वैल्यू अगर आप कंपेयर करो यहाँ पर तो ओमेगा की वैल्यू आपकी आ रही है 100, ओमेगा की वैल्यू आ रही है 100। तो यहाँ पर वैल्यूज को रखते हैं तो 2 पाई अपॉन 100। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, तो t की वैल्यू आई दैट इज पाई बाई 50। मतलब 0 से पाई बाई 50 के बीच में कितनी थर्मल एनर्जी डिसिपिएट हुई, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। अच्छा, अब ये जो एनर्जी डिसिपिएट हुई, ठीक है, थर्मल एनर्जी किसने कितने टाइम के लिए, 0 से T/50 के लिए, उसके लिए हमको करना क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले देखो, हमारा जो B की वजह से फ्लक्स चेंज आ रहा होगा। तो फ्लक्स क्या होता है, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बी ए कॉस थीटा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द मतलब क्वेश्चन, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड, लेट हम थोड़ा सा फिगर बना देते हैं जिससे कि आपको क्लियरिटी आ सके। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा एक लूप रखा हुआ है। अभी मैं इसको सर्कुलर लूप ही मान के चल रहा हूँ और ये लूप कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसमें एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में मैंने लिया हुआ है। तो इस केस में जो बी और ए के बीच में जो एंगल बन रहा होगा दैट इज 0 डिग्री। मीन्स यहाँ पर आप लिख सकते हो थीटा की वैल्यू 0 है, जो हमारी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन है। तो अगर हम बी की वैल्यू रखें तो बी की वैल्यू क्या रखें, जल्दी से देखते हैं। बी की वैल्यू हमको क्या क्या जो वैल्यूज रखी हैं वो लिखते जाते हैं। बी की वैल्यू हमारे फंक्शन में लिखी हुई है, कौन से फंक्शन में, साइन के फंक्शन में दी हुई है, तो हम इसको साइन के फंक्शन में ही रखेंगे, साइन 100t। और एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है तो मैंने 1 लिख दिया। अच्छा, यहां से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, जल्दी से देखते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। अच्छा, अगर आप इसका डी फाइव बाई डी टी लें तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज कॉस। ओके, और तो हम इसको साइन के साथ ही लिखते हैं, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 100t। और इसके बाद फिर 100t का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगी दैट इज माइनस ऑफ 100, ओके, कॉस ऑफ 100t आ गई। ये वैल्यू क्या आ गई, ये वोल्ट में वैल्यू आई, ठीक है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है। तो करंट की वैल्यू क्या होगी इस पर्टिकुलर कॉइल में, करंट की वैल्यू अगर हम बात करें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि करंट जो है देखो, ये भी जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है ये भी फंक्शन ऑफ टाइम टी आया है, ठीक है। अगर हम करंट की वैल्यू की बात करें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। आप इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस लिख दें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 100 कॉस ऑफ 100t, ओके, अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास कितनी है, 100। तो आपने इसको सॉल्व कर दिया तो यहां पर जो वैल्यू आएगी दैट इज माइनस ऑफ कॉस ऑफ 100t। अच्छा, ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू हमारी करंट आ रही है, तो ये हमारा क्या आना चाहिए, एम्पियर में आना चाहिए। तो ये करंट की वैल्यू आ गई इन अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अच्छा, अब हम क्या निकालेंगे, देखो हमें चाहिए एनर्जी डिसिपेशन, ठीक है। तो एनर्जी का मतलब क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। एनर्जी इज इक्वल टू पी, ओके, इंटू डी टी। पी इंटू डी टी, तो पी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इसके केस में लिखेंगे डी टी। और जो हमसे बोला गया है कहां से कहां तक के लिए, 0 से पाई बाई 50 तक के लिए। एक्चुअली फॉर्मूला ये बन रहा है।
ठीक है? लेकिन अभी हमने निकाला क्या है? अभी हमने करंट निकाला, तो करंट से हम पहले पावर निकालें। पावर एज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो पावर को निकालते हैं। पावर एज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज़ इक्वल टू I एज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम t स्क्वायर, I स्क्वायर, ओके, इंटू R। यही मैंने लिखा हुआ है, I को ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, गुड। I स्क्वायर R, तो I की वैल्यू को रखते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। I की वैल्यू जो आई है दैट इज़ माइनस में आई है और कॉस स्क्वायर, ठीक है? तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 100 टी, ओके। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है दैट इज 100 ओम। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर से रीअरेंज करोगे तो ये आएगा 100 कॉस स्क्वायर 100 टी। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? पावर की वैल्यू आ गई और ये आ गई वॉट में। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा गया है? ये ई पूछा गया है, एनर्जी डिसिपेट। तो इसी फॉर्मूले को लगाते हैं। ई इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू दी गई है उसको रख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 100 कॉस स्क्वायर 100 टी, ओके। अच्छा, यहाँ पर देखो डी टी, क्योंकि टाइम का फंक्शन है दैट इज डी टी, ओके। और ये जो जीरो से क्या लिखेंगे? पाई बाई 50। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मे बी आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा हो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। जो हमारी एनर्जी होती है, ठीक है, ई, ओके, ई जो आप लिख सकते हो, तो अगर हम डी टी के टर्म में लिखने की कोशिश करें तो आपने पढ़ा होगा ई इंटू ई अपॉन, सॉरी, ई इज इक्वल टू पी डी टी, ठीक है, पी डी टी, या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं डीई अपॉन डी टी इज इक्वल टू पावर। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे आया इसको भी आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर प्योर मैथ चलेगी। अगर आपने मैथ नहीं आती है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म है। तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर आना चाहिए, दैट इज कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे, देखते जाइएगा। मैं यहाँ ई लिख रहा हूँ, ओके। 100 को मैं बाहर ले रहा हूँ क्योंकि 100 एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन मैंने किया और इंटीग्रेशन की जगह के बाद हमने क्या लिखा? अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2 लिखा और यहाँ पर लिखा 1 प्लस कॉस ऑफ 200 टी। ये कैसे आया? कॉस ऑफ 200 टी, ब्रैकेट क्लोज, डी टी, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाई 50 तक। ये वैल्यू कैसे आई? अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2। इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है विद दिस, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए और इसके रीअरेंजमेंट आपको अच्छे से आने चाहिए। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम सिंपली क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जल्दी से इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो, 100 तो हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अच्छा, 1/2, 1/2 अगेन यहाँ पर 1/2 को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम डी टी को इंटीग्रेट कर रहे होंगे एक्चुअली में। तो यहाँ पर 1/2, इसको 1/2 को, क्योंकि कॉमन है दोनों में, तो 1/2 आप बाहर ही ले लो, ओके। तो 1 को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो डी टी के टर्म में, तो ये 50 था, सॉरी, यहाँ पर आई थिंक 5 लिख दिया मैं, और जो है 50 ही लिखा हुआ है, ओके। तो ये वैल्यू जो आएगी दैट इज टी, ओके, प्लस। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज साइन, ओके। तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन साइन, कितना आएगा? 200 टी। अच्छा, इस केस में 200 वाला टर्म और भी कहीं आएगा? यस, 200 वाला टर्म नीचे आएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। पूरा इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन के पूरे स्टेप्स, ओके। लेकिन इंटीग्रेशन एक सिंपल इंटीग्रेशन है जो आपने किया होगा। तो आपने ये वैल्यूज रख दी। अब क्या करना है? अब आपको हायर लिमिट और लोअर लिमिट रख देनी है। तो यहाँ पर जो आएगा दैट इज 50। अच्छा, इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या है? पाई बाई 50, तो मैंने लिखा पाई बाई 50, ओके, प्लस। अभी मैं हायर लिमिट्स रख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो 1/200 को ऐसे 200 ऐसे ही रख देता हूँ, पहले रुकिए। 200, ओके, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ जिससे कि पूरे स्टेप्स आ सकें। साइन, ओके, 200 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 50, ये स्टेप हो गया, ओके। अच्छा, अब माइनस के बाद इस वाले केस में भी जीरो होगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो इस केस में जीरो माइनस जीरो, ये वैल्यूज आ गई है। अच्छा, अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे दें, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे दें, तो ये 50
ओके, और ये जाएगा 50 कितने कितने टाइम्स जाएगा? अगर 5 पोज़िशन तो 4 टाइम्स जाएगा। और साइन ऑफ एनी पाई मतलब 4 पाई, 3 पाई, 2 पाई जो भी वैल्यूज़ आती हैं वो 0 आती है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टर्म क्या हो गया? ये वाला टर्म भी 0 हो गया और हमारे पास आया 50 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 50। तो ये 50 और ये 50 कैंसल हो गया, सो पाई। तो जो हमारा आंसर आया दैट इज़ पाई जूल इज़ आवर आंसर। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है? यस, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट।